आज हम पढ़ेंगे नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, विषय है जो विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, एक्सेप्शनल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बड़ा जरूरी है। 2006 में एक पॉलिसी आई थी, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या था और किस किस तरीके से इस पॉलिसी के अंदर विशेष बच्चों के लिए क्या दिया गया। अबाउट पॉलिसी में पॉलिसी के बारे में कुछ पढ़ना चाहेंगे। ये पॉलिसी 10 फरवरी 2006 को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग, जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा रिलीज की गई, जारी की गई। The national policy lays stress on physical rehabilitation, educational rehabilitation, economic rehabilitation of person with disability for a dignified life in society. इसके जो मूल उद्देश्य थे वो थे पुनर्वास करवाना। और वो पुनर्वास कौन सा? पहला है शारीरिक पुनर्वास। शारीरिक पुनर्वास का क्या मतलब है? कोई भी अक्षम बच्चा जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, उसको उस लायक बना देना प्रशिक्षण के द्वारा। कोई वस्तु उपलब्ध करवाकर, ट्राईसाइकिल हो सकती है, ब्रेसिज हो सकते हैं, आर्टिफिशियल लिम्स हो सकते हैं, उनकी सहायता से उनको फिजिकल रिहेबिलिटेशन देना। एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन है, शैक्षिक पुनर्वास का मतलब है शिक्षा से जोड़ना, शिक्षा प्रदान करना। इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन है, शारीरिक और शैक्षिक हो गया, उसके बाद उनको आर्थिक पुनर्वास की तरफ लेकर जाना है, मतलब वो अपने जीवन के अंदर अपनी आजीविका स्वयं चला पाए। इसके लिए उनको अपने खुद के काम करने के लिए, कुछ व्यवसाय करने के लिए प्रोत्साहन दिए गए, और उसके साथ साथ बहुत सारी जो दूसरी चीजें थी वो उनको कही गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001, there are 2.19 crore person with disability in India who constitute 2.13% of the total population. आप अपने इर्द गिर्द देखें, हमें लगता है कि जो डिसेबल्ड या अक्षम जो लोग हैं वो कम है, परंतु 2001 की जनगणना, अब 2021 की आने वाली है, 2011 में हुई, उसके बाद 2021 में ये कोरोना ना होता शायद सेंसस चल रही होती, ये आंकड़ा था 2.19 करोड़। बहुत बड़ा आंकड़ा है, जो कुल जनसंख्या का 2.13% जो है वो बनता है। दिस इंक्लूड्स पर्सन विद विजुअल, हियरिंग, स्पीच, लोकोमोटर, मेंटल डिसेबिलिटी। कई तरह के बाधित लोग हैं इसके अंदर, जिनको दृष्टि की बाधितता है, सुनने की बाधितता है, बोलने की बाधितता है, मूवमेंट जो लोकोमोटर है, जिसको आप कहते हैं कि इधर से उधर जाने में, लिम्स में जिनके प्रॉब्लम होती है, या जो मानसिक रूप से बाधित है। 75% ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी लिव इन रूरल एरियाज। ये 2.19 करोड़ का 75% जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। 49% ऑफ डिसेबल्ड पॉपुलेशन इज लिटरेट and only 34% are employed. इन 2.19 करोड़ में से 49% जो लोग हैं वो पढ़े हुए हैं, जिनको साक्षर कह सकते हैं। और इसके साथ साथ ये कह रहा है उनमें से केवल 34% जो हैं वो रोजगार कर रहे हैं। बाकी जो लोग हैं वो ना तो साक्षर हैं और ना उनके पास कोई रोजगार है। The earlier emphasis on medical rehabilitation has now been replaced by an emphasis on social rehabilitation. पहले इनके लिए जितनी नीतियां बनी, 2-3 कानून बने हुए भारत में, वो सारे जो थे वो मेडिकल रिहेबिलिटेशन से रिलेटेड थे। मतलब वो उनको ऐसी सुविधा देते थे कि चिकित्सकीय सुविधाओं से उनको पुनर्वास, जिसके बोलने में प्रॉब्लम है, जीवा में थोड़ा सा ऑपरेशन करने की सरकार सुविधा दे देगी, या दवाइयां देगी, या ऑपरेशंस के कुछ इलाज देगी, वो वाली चीजें। परंतु अब उसको बदलकर इन्होंने सोशल रिहेबिलिटेशन को कर दिया, सामाजिक पुनर्वास। इसका क्या मतलब है? उनको समाज में सामान्य नागरिक की तरह स्थापित करना। उनमें इंफीरियरिटी होती है, उनमें समाज से कटने की एक प्रवृत्ति होती है, परंतु ये पॉलिसी जो है, ये जो नीति है 2006 की, इसने इसको सामाजिक पहलू से जोड़ने के ऊपर बल दिया। अब बात करते हैं फोकस ऑन पॉलिसीज। इस पॉलिसी में किन किन चीजों पर फोकस दिया गया? पहला है प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज। जो अक्षमता पैदा होती है उनको रोकने पर बल दिया गया कि सबसे पहले रोक ही दिया जाए। और वो होती कब से हैं? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। कुछ ऐसे इन्फेक्शियस डिजीज हैं, संक्रामक रोग हैं, जो आगे चलकर किसी न किसी बड़ी बीमारी का कारण बनते हैं, उनको रोक दिया जाए टीकाकरण के द्वारा, दवाइयों के द्वारा, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाकर, किसी भी तरीके से। क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग मेजर्स टू बी टेकन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी एंड देयर आफ्टर। सबसे ज्यादा जो डिसेबिलिटी है वो होती है गर्भावस्था के दौरान। तो उस समय अगर माता का ठीक से ध्यान रखा जाए, उसको ठीक तरीके से
उपचार दिया जाए, उसकी जो मतलब ध्यान रखने की जो बात है वो अगर ठीक रहे तो ज्यादातर जो डिसेबिलिटीज हैं, अक्षमताएं हैं, वो ठीक हो सकती है। तो पहला प्रोविजन था प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी। दूसरा है रिहैबिलिटेशन मेजर्स। पुनर्वास के लिए क्या प्रयास किया गया? रिहैबिलिटेशन मेजर्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 डिस्टिंक्शन ग्रुप्स। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी के अंदर पहला उन्होंने ये पॉइंट नंबर 1 के अंदर एक हेडिंग है जिसमें इन्होंने कहा है 3 तरीके अपनाए हैं। पहला है फिजिकल रिहैबिलिटेशन, which includes early detection and intervention, counseling and medical intervention, and provisions of aid and appliances. It will also include the development of rehabilitation professionals. Physical rehabilitation में क्या बताया है? सबसे पहले है early detection, समय पर पहचान करना। बच्चे का जन्म हुआ उसी समय जांच की जाए, या माँ की गर्भावस्था में उसी समय जांच की जाए, फिर उसके लिए योजनाएं बनाई जाएं, काउंसलिंग की जाए और चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उसके साथ साथ उनको उपकरण और सामग्री जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। इसके साथ इन्होंने कहा है इट आल्सो इंक्लूड द डेवलपमेंट ऑफ रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। जो पुनर्वास करवाने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, व्यवसायी हैं, उनका विकास करना भी इसका एक उद्देश्य है, इसका एक हिस्सा है। दूसरा है एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन एंड एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन में इन्होंने क्या किया है? वोकेशनल एजुकेशन देने की बात कही है कि व्यवसायिक शिक्षा उन लोगों को दी जाए ताकि वो एक समय पर जाकर कुछ व्यवसाय कर सके। तीसरा है इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन फॉर ए डिग्निफाइड लाइफ इन सोसाइटी। तीसरा जो रिहैबिलिटेशन दिया है, पुनर्वास की बात कही है, वो है आर्थिक पुनर्वास। ताकि अगर उनको हम आर्थिक सहायता दे दें, लोन दे दिया बहुत कम ब्याज दर पर, उसमें कुछ सब्सिडी दे दी, वो अपना कोई रोजगार चलाना चाहता है व्यक्ति, तो उससे क्या होगा? वो अपनी जो जिंदगी है वो ज्यादा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जी पाए। रिहैबिलिटेशन मेजर में 3 चीजें अपनाई गई: फिजिकल रिहैबिलिटेशन, एजुकेशनल रिहैबिलिटेशन, इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन। अब इनको हम पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा। सबसे पहले आता है फिजिकल रिहैबिलिटेशन स्ट्रेटजीज कि जो शारीरिक पुनर्वास की जो प्रविधियां हैं वो क्या क्या है। सर मैं क्लास स्टार्ट किया फिजिकल रिहैबिलिटेशन में क्या क्या चीजें हैं? अर्ली डिटेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन, समय पूर्व पहचान जो है वो इसके अंदर पहला कार्य कहा गया है। जब हम शारीरिक पुनर्वास की बात करते हैं तो उन्होंने 3-4 चीजें इसमें डाली है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन, समय पर पहचान होनी चाहिए, और ये काम जो है वो जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तब से लेकर जन्म या जन्म के प्रारंभिक कुछ महीने होते हैं उसमें करने का काम इसमें कहा गया है कि उनका ध्यान रखा जाए और उसके साथ साथ उनकी पहचान की जाए। इंटरवेंशन थ्रू ड्रग और नॉन ड्रग थेरेपी। अब जब मिल गया बच्चा तो उसके लिए जो उपचार करना है वो औषधीय और गैर औषधीय दोनों तरह की बात ये कहता है। औषधीय क्या है? ड्रग्स वाला, जहां दवाइयों की जरूरत है दवाई दीजिए। आंगनवाड़ी अगर आप समझते हैं, आंगनवाड़ी केंद्र बने हुए हैं, उसमें वो छोटे बच्चे भी नहीं जाते। 2 तरह की महिलाओं के लिए भी वहां पर कुछ ऐसे जो भोजन है या पौष्टिक आहार है या इस तरह की चीजें वो दी जाती है। एक होती है गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, और दूसरा होती है धात्री महिलाएं जो फीड देती हैं बच्चे। तो उन दोनों को जो नॉन ड्रग थेरेपी है वो क्या है? उनको अच्छा आहार दिया जाए, उनकी जांच की जाए, उनको ये सारी चीजें उपलब्ध करवाई जाए। क्रिएशन ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज, और तीसरा इसमें का पहला अर्ली आइडेंटिफिकेशन था, फिर ड्रग एंड नॉन ड्रग थेरेपी था, और तीसरा है क्रिएशन ऑफ नेसेसरी फैसिलिटीज, उनके लिए आवश्यक जो सुविधाएं हैं उनका सृजन किया जाए। दूसरा है फिजिकल रिहैबिलिटेशन में क्या कहा गया है? काउंसलिंग एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन। इसमें है फिजियोथेरेपी, काउंसलिंग देना, परामर्श देना एक तरीका है, और उसके साथ साथ उनको मेडिकल रिहैबिलिटेशन में क्या दिया गया है? फिजियोथेरेपिस्ट की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, क्या व्यवसाय कर सकते हो आप, ये जानकारी देने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान है। साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सक जो होते हैं वो उनको परामर्श देते हैं। सर्जिकल थेरेपी,
कि उनको अगर चिकित्सकीय किसी शल्य चिकित्सा के द्वारा अगर उपचार करना है वो वाली बात, और ऑडियोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन, जिनको स्पीच की प्रॉब्लम है उनके लिए ऑडियोलॉजिकल या जो मैं क्या कहूँ संप्रेषण या भाषण से संबंधित या वाणी से संबंधित जो पुनर्वास है उसका प्रावधान इसके अंदर दिया गया है। उसके बाद है असिस्टिव डिवाइसेज एंड सपोर्टिव डिवाइसेज। दो तरह के डिवाइस होते हैं, एक होते हैं जो हमें चलने फिरने में या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाने में हेल्प करते हैं, और दूसरे होते हैं जो हमें हमारी जो शिक्षा है उसके द्वारा जोड़ने में सहायता करते हैं कि हम कैसे सीख सकते हैं, तो वो देने का इसमें प्रावधान है। जैसे कुछ मैंने इसमें लिखा है, ट्राईसाइकिल्स, व्हील चेयर, सर्जिकल फुटवियर, ब्रेल राइटिंग इक्विपमेंट, सीडी, टेप रिकॉर्डर एटसेट्रा। ये पहले दो तीन चीजें हैं, ये तो हैं कि जो जुड़े हुए हैं किससे, कि हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सक्षम बनाते हैं, और आगे वाले जो हैं कुछ उदाहरण दिए, ब्रेल राइटिंग इक्विपमेंट या सीडी या टेप रिकॉर्डर, जो शिक्षा के अंदर हमारी सहायता करते हैं। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स, कि जो व्यावसायिक हैं जो पुनर्वास का विकास करते हैं उनको ह्यूमन रिसोर्स के रूप में हम क्या करें, तैयार करें, ये इस पॉलिसी में कहा गया है। क्योंकि ऊपर वाले तीनों तरह की जो चीजें हैं वो वही लोग दे सकते हैं जो इसमें दक्ष हों, पारंगत हों, कुशल हों, तो उनको तैयार करना भी इस पॉलिसी का फिजिकल रिहेबिलिटेशन की जो रणनीति है उसका एक हिस्सा है। उसके बाद आता है एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन। इंटरवेंशन में दूसरा पार्ट था, इसके अंदर क्या क्या स्ट्रेटजीज है। पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ सपोर्ट सर्विसेज, जो सहायक सेवाएं हैं उनको उपलब्ध करवाना, जैसे लर्निंग एड, अधिगम की जो सामग्री है, टूल्स, जो उपकरण हैं, मोबिलिटी एड्स, जैसे मैंने बताया ट्राईसाइकिल और बाकी जो चीजें हैं, आर बीइंग मेड अवेलेबल अंडर SSA, सर्व शिक्षा अभियान चल रहा था, उसके अंदर इसको जोड़ा गया कि ये चीजें जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। IEDC स्कीम एक योजना है, इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। 100% financial assistance will be provided for facilities like special teacher, books, stationery, uniform, transport, hostel allowance, etc. ये भी सर्व शिक्षा अभियान के दौरान, या आप कोई भी अप्लाई करता है इसके अंदर, तो उनको 100% फाइनेंशियल असिस्टेंस ये उपलब्ध करवाते हैं। किन किन चीजों के लिए? विशेष शिक्षक के लिए, अगर नहीं मिल रहा तो उनको उसके लिए दिया जाएगा, ट्यूशन वगैरह के लिए। किताबें मुफ्त में मिलती हैं, स्टेशनरी का बाकी सामान है वो मुफ्त में मिलती है, वर्दी मुफ्त में मिलती है, ट्रांसपोर्टेशन का भत्ता जो है यातायात का वो मिलता है, और उसके साथ अगर उन्हें कहीं बाहर जाकर रहना पड़ता है तो हॉस्टल का जो खर्चा है वो भी दिया जाता है। प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप, उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध किया गया है। ऐसे बच्चों को अगर हम डालते हैं तो उनको छात्रवृत्ति मिलती है। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, उनके लिए तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया गया है। ये दोनों क्षेत्र जो PWD हैं या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, उनके पहुंच से बाहर थे, उनको भी उनके लिए या उनके साथ जोड़ा गया। नेक्स्ट है एक्सेस टू हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में भी उनके लिए कुछ स्थान जो हैं वो आरक्षित किए गए हैं, ताकि ऐसे बच्चे उच्च शिक्षा में भी अपनी पहुंच बना पाए। ये था एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन एंड वोकेशनल स्ट्रेटजीज। अब आते हैं तीसरे पे, इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं उनको हम इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन में क्या क्या दे सकते हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, स्पेशल रिजर्वेशन प्रोवाइडेड। सरकारी सेवाओं में जो डिसेबल्ड हैं उनके लिए अलग से एक आरक्षण का प्रावधान है। और इसमें एक चीज ये भी है कि मान लीजिए अब जुलाई 2021 में कोई पोस्ट निकलती है, 5 पोस्ट निकली, उसमें 3 लोग मिले, 2 पोस्ट खाली रहेंगी। अगली बार जब दोबारा 5 पोस्ट या 10 पोस्ट जितनी पोस्ट आएंगी, ये 2 पोस्ट उसके अंदर ऐड हो जाती है। ये प्रावधान किया गया है, इसको कैरी फॉरवर्ड बोलते हैं, कि आगे जाकर वो अगली से उसमें जुड़ जाती है, मतलब वो लैप्स नहीं होती। बाकी जो कास्ट हैं, जनरल हैं, SC हैं और BC हैं, उनकी अगर पोस्ट होती है तो वो दूसरे से भर दी जाती है। तो रिजर्वेशन आरक्षण दिया गया है। दूसरा है वेज एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट सेक्टर, इसको प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट जो बड़े बड़े जो व्यवसाय हैं या ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है, संगठन हैं, उनके अंदर उनको निश्चित जो तनख्वाह है उसके ऊपर उनको नौकरी दी जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार के लिए
लोन देने का प्रबंध है। लीनियंट टर्म्स पे देते हैं। लीनियंट टर्म मतलब कम से कम उस पे ब्याज दर होगी। प्रमोशन थ्रू प्रोवाइडिंग इंसेंटिव, टैक्स कंसेशन, एग्जम्पशन, फॉर्म ड्यूटीज एटसेट्रा। इसमें कुछ चीजें और इन्होंने लिखी हैं कि इसके अंदर उनको क्या क्या छूट और दी गई है। इंसेंटिव्स दिए गए हैं, टैक्स में कंसेशन दी जाती है, एग्जम्पशन फ्रॉम ड्यूटीज एटसेट्रा। उसके बाद आता है, हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ रहे थे हम, पॉइंट नंबर 1, प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटीज में 3 चीजें आई थी, फिजिकल रिहेबिलिटेशन, एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन, इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन। हमने पढ़ा फिजिकल रिहेबिलिटेशन में 4 वो थे। उसके बाद हमने पढ़ा एजुकेशनल रिहेबिलिटेशन में ये 5 बिंदु थे। और उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन। अब दूसरा बिंदु आ रहा है जो इस पॉलिसी में है, वो है विमेन विद डिसेबिलिटीज। जो महिलाएं डिसेबल हैं, अक्षम हैं, उनके लिए इस पॉलिसी में क्या कहा गया, स्पेशल एजुकेशनल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड। उनको विशेष रूप से जो विशेष शिक्षा है और व्यावसायिक शिक्षा है उसकी सुविधा प्रदान करने का प्रावधान इसमें दिया गया है। प्रोविजन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन स्टे होम चिल्ड्रन केयर फॉर डिसेबल्ड विमेन। जो महिलाएं डिसेबल्ड हैं उनको कम समय पर रहने के लिए कुछ आवास प्रदान किए जाते हैं सरकार के द्वारा, और उसके साथ साथ उनके बच्चों की देखभाल के लिए भी प्रावधान किया गया। तीसरा है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। जो बच्चे डिसेबल हैं उनके लिए क्या है, एंश्योरिंग राइट टू केयर। उनके ध्यान रखने को उन्होंने एंश्योर किया है, सुनिश्चित किया है कि उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, सरकार ऐसे प्रयास करे। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, उनकी सुरक्षा का प्रबंध किया जाए, कोई उनको हानि ना पहुंचाए। राइट टू डेवलपमेंट विद डिग्निटी एंड इक्वलिटी। उनको ये अधिकार है इस पॉलिसी के तहत, इस नीति के तहत, कि वो आत्मसम्मान और समानता के साथ बढ़ पाए। जहां पर एक सामान्य बच्चा, सामान्य महिला, सामान्य बालिका जिस उसके अंदर हिस्सा लेती है किसी भी पहलू में, उसमें इनको भी मौका मिलना चाहिए। ये इसके अंदर प्रावधान है और मिलता भी है। इंक्लूजन एंड इफेक्टिव एक्सेस टू एजुकेशन, शिक्षा तक पहुंच और समावेशीकरण को बढ़ावा देने का बात कही गई है। राइट टू डेवलपमेंट एज वेल एज रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स एंड केयर। राइट टू डेवलपमेंट, विकास का अधिकार दिया गया है, और उनकी जो विशेष आवश्यकताएं हैं उनको पहचान करना और उनको पूरा करना इसके अंदर सुनिश्चित किया गया है। उसके बाद आता है चौथा बिंदु, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। बिल्डिंग, पब्लिक प्लेसेस एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुड बी मेड बैरियर फ्री। एक आम व्यक्ति ट्रेन में चढ़ रहा है, उसको रेलवे स्टेशन के अंदर चबूतरे पे जाना है, वो अपनी ट्राईसाइकिल लेकर जाना चाहता है, तो वहां रैंप बना होना चाहिए। ये सारी चीजें हो रही है, आप देखना। आप जो चीजें बन रही हैं, भवन बन रहे हैं, नई रेलगाड़ी के डिब्बे बन रहे हैं, आने वाले टाइम में बसेस में भी आप देखोगे कि उनके लिए ऐसे कुछ प्रावधान होंगे कि वो आसानी से उसके ऊपर चढ़ पाए। तो उनको बैरियर फ्री, बाधा मुक्त बनाया जा रहा है। ये प्रावधान किया गया कि जितना भी वातावरण है जहां पर पब्लिक डीलिंग हो सकती है, एक आम आदमी जहां जाता है, उस सबको बाधाओं से मुक्त किया जाए। वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहुंच में भी होने चाहिए, और खास करके जो ऑर्थोपेडिक इंपेयर्ड होते हैं उनको ध्यान में रखा जाए। इश्यूज ऑफ डिसेबिलिटी, इश्यू ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, 5वां प्रावधान इसके अंदर दिया गया है कि जो अक्षमता सर्टिफिकेट है वो जारी किया जाए। किसी भी बच्चे को ऐसी कोई समस्या है, उसको एक मेडिकल बोर्ड के सामने प्रस्तुत होना होता है, वो उसकी जांच करता है, और उसके बाद उसको एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो जारी कर दिया जाता है। उस सर्टिफिकेट के आधार पर उसको छात्रवृत्ति और बाकी जगहों पर आरक्षण जो है वो मिलता है। ये इसके अंदर। सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा की जहां बात आती है, पहला इसमें दिया गया टैक्स रिलीफ टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड देयर गार्जियंस। जो अक्षमता वाले बच्चे हैं, बाधित बच्चे हैं, उनको टैक्स में छूट दी जाती है, या जो उनके पेरेंट्स हैं उनको टैक्स में छूट दी जाती है। मान लीजिए कोई भी पेरेंट्स टैक्स भरते हैं और उनके बच्चे ऐसे हैं, तो वो अगर उनका सर्टिफिकेट लगाए तो उनको टैक्स में एक्सेप्शन है, छूट है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइडेड, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। लीगल गार्जियन प्रोविजन थ्रू लोकल लेवल कमेटी, कानूनी रूप से वो गार्जियन रख सकते हैं, इसके लिए एक स्थानीय कमेटी के द्वारा कानूनी प्रावधान किए गए हैं। कोई अगर उनको गोद लेना चाहे, कोई उनका ध्यान रखना चाहे, उस तरीके से। सपोर्ट गार्जियन स्कीम, अगर कोई व्यक्ति सपोर्ट करना चाहता है, जैसे आप देखते हैं कि कई लोग होते हैं, बड़े लोग, वो चैरिटी करते हैं, किसी ने गांव गोद ले रखा है, किसी ने कोई स्कूल गोद ले रखा है, किसी ने 10-15 बच्चे गोद ले रखे हैं, उस तरह की जो योजनाएं हैं उनको बढ़ावा देने की बात जो है वो कही गई है।
नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, गैर सरकारी जो संगठन है उनको बढ़ावा दिया गया है इन लोगों के लिए काम करने के लिए। इसमें क्या क्या किया गया है? पहला है डायरेक्टरी ऑफ एनजीओज। पता ही नहीं होता था कितने एनजीओ हैं। अब एक डायरेक्टरी जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर बनाने का उसमें प्रावधान था और बनकर तैयार हो गई होंगी। अगर आप देखें तो इनके लिए एक साइट होगी जिसमें जितने एनजीओ हैं किस किस फील्ड में काम करते हैं उसकी जानकारी हम ले सकते हैं। एनकरेजमेंट टू एनजीओ टू सर्व इन द अनसर्व्ड एंड इनअसेसिबल एरियाज, जो गैर सरकारी संगठन हैं वो ऐसे स्थानों पर अपनी सेवाएं दे जहां तक सेवाएं नहीं पहुंची या जो पहुंच में नहीं है, दूरवर्ती स्थान, ग्रामीण एरिया जिसको रिमोट एरिया कहते हैं, वहां पर उनको मोटिवेट किया जा रहा है। अडॉप्शन ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स, सभी एनजीओज को कहा गया है कि न्यूनतम जो मानक है, न्यूनतम जो नियम है वो पूरा करें। कोड्स ऑफ कंडक्ट एंड एथिक्स, एक एनजीओ किस तरह से अपना काम करेगा, जैसे हमने इन बच्चों की सुरक्षा की बात कही या दूसरे मुद्दे देखे, उनको वो कैसे डील करेगा, उनके लिए भी एक नियमावली बनाई गई है। ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग इन ह्यूमन रिसोर्सेज, एनजीओ क्या करेगा, जो मानव संसाधन हम तैयार कर रहे हैं, जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को या उनके जो पढ़ाने वाले या उनको जो काउंसलिंग देने वाले लोग हैं उनको कैसे ट्रेन करना है, उसको भी इसके अंदर डाला गया है। एंड मोबिलाइजेशन ऑफ ऑन रिसोर्सेज, की एनजीओ अपने स्थानीय या खुद के जो संसाधन हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं, प्रयोग में ला सकते हैं, ये इस पॉलिसी में दिया गया है प्रमोशन ऑफ एनजीओज के तहत। अगला है कलेक्शन ऑफ रेगुलर इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो डिसेबल्ड पर्सन हैं, अक्षम बच्चे हैं, उनकी जानकारियां एक नियमित अंतराल के अंदर एकत्रित करने का प्रावधान है। क्रिएशन ऑफ वेबसाइट, इनके लिए एक वेबसाइट बना दी गई है जिस पर ये सारी सूचनाएं जो हैं वो एकत्रित होती हैं। उसके बाद रिसर्च, अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है कि ये जो बच्चे हैं इनको और ज्यादा बेहतर तरीके से कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम उनको विकास कर सकते हैं, तो उसके अंदर क्या क्या अनुसंधान हो सकते हैं उसको बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई है। उसके बाद है स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड कल्चरल लाइफ, ये तीन जो क्षेत्र हैं, खेल, मनोरंजन और सांस्कृतिक जीवन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सक्षम लोगों का अधिकार है, उनका भी अधिकार है। तो इस पॉलिसी में, इस नीति में ये सुनिश्चित किया गया है कि ऐसे प्रावधान किए जाएं। और आप देखते होंगे ओलंपिक दुनिया का सबसे बड़ा खेल का एक आयोजन होता है, और ये ओलंपिक जो है वो पैरा ओलंपिक नाम से एक ओलंपिक होता है जिसमें पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं वो हिस्सेदारी करते हैं, और उतना ही बड़ा आयोजन होता है। उसी तर्ज पर, उसी तरीके पर, उसी तरीके से उनके लिए भी स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन और कल्चरल लाइफ को आयोजन करने का प्रावधान इस पॉलिसी में दिया गया है। अगला है अमेंडमेंट टू एग्जिस्टिंग एक्ट्स डीलिंग विद पर्सन विद डिसेबिलिटी, कि जितने भी पुराने कानून हैं जो पर्सन विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड हैं उनके अंदर अमेंडमेंट करने की बात या प्रावधान इस कानून में कहा गया है कि उनको आवश्यकता के हिसाब से, बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से उनमें बदलाव होना चाहिए। उसके बाद आता है दूसरा पार्ट, ये तो थे प्रोविजंस, फोकस किस पे किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल एरियाज, इन एरियाज में कैसे कैसे काम होगा। पहला है प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन। इसमें उन्होंने नेशनल, रीजनल और लोकल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम है उसको बढ़ाने की बात कही गई, और टीकाकरण इसका एक अभियान है। आप देखिए प्लस पोलियो कैसे चला, इसी तरह से मैं जिस गांव में रहता हूं वहां मंदिर से एक अनाउंसमेंट होती है कि आज गर्भवती महिलाओं को आंगनवाड़ी में टीके लगेंगे, तो जो है वो आ जाए, 1.5 से 2 साल के बच्चे हैं वो आ जाएं। तो इस तरह का जो प्रावधान है वो किया गया। दूसरा, मेडिकल एंड पैरामेडिकल पर्सनल विल बी एडिक्वेटली ट्रेन्ड, जो मेडिकल और पैरामेडिकल जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इन बालकों को सुविधा देने के लिए, इनको अर्ली आइडेंटिफिकेशन और इंटरवेंशंस के लिए तैयार किया जा रहा है, और इनके लिए इसके अंदर मॉड्यूल्स और फैसिलिटीज भी डेवलप की जा रही हैं कि इनके लिए मॉड्यूल्स बनाए जाए कि कैसे काम करना है, किस तरीके से हमने आगे बढ़ना है, ट्रेनिंग कौन देगा, ये प्रावधान किए गए पहले प्रिंसिपल एरिया में। अवेयरनेस कैंपेन चलाने की बात कही गई है, न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर सर्विसेज को बढ़ाने की बात इसमें कही गई है, और बालकों की स्क्रीनिंग या जांच का जो प्रावधान है वो किया गया है। ये पहला प्रिंसिपल एरिया है जिसके तहत ये चीजें की गई है। दूसरा है प्रोग्राम्स फॉर रिहेबिलिटेशन, इसमें कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। पहला है लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन, लंबे समय तक अगर
किसी को हमने पुनर्वास में रखना है तो उसके लिए स्टेट लेवल पर सेंटर्स बनाए गए जहां पर ये गतिविधियां होती हैं। मेंटल हेल्थ केयर होम बनाए गए हैं जहां पर मनो जो चिकित्सा है वो उपलब्ध करवाई जाती है। रेजिडेंशियल रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बनाए गए हैं, आवासीय पुनर्वास केंद्र, जहां पर हम उन बालकों को छोड़कर उनके पुनर्वास के लिए हम प्रावधान कर सकते हैं। और पुनर्वास केंद्र को मैं अगर थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो वैसा ही है जैसा आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, आजकल नशा बहुत चलता है, नशा मुक्ति केंद्र होते हैं, वहां पर आप नशा करने वाले आदमी को छोड़ाओ, वो अपने तरीके से उसको ठीक करने का प्रयास करते हैं। ऐसा ही होता है रिहेबिलिटेशन केंद्र जो होता है, उसमें भी यही चीजें होती हैं कि उसको मुख्य धारा में सामान्य बालक की तरह कैसे सिखाया जाए। तीसरा है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रिंसिपल एरिया में, इसमें ट्रेनिंग देने की बात कही गई है प्राइमरी लेवल वर्कर और हेल्थ केयर सेंटर के जो लोग हैं। प्राइमरी लेवल वर्कर मैंने फिर बताया आपको, आंगनवाड़ी के जो कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा वर्कर है, उसके बाद जो नर्स हैं, उसके बाद जो बाकी जो लोग हैं उनको ट्रेन करने की बात कही गई है। उनके ट्रेनिंग के लिए ओरिएंटेशन समय समय पर उनके लिए कैंप लगाने की बात कही गई है। और फैमिली मेंबर्स जो हैं, परिवार के जो लोग हैं, उनको भी जागरूक करना और उनको प्रशिक्षण देने की बात इस प्रिंसिपल के तहत कही गई है। उसके बाद है चौथा है एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, शिक्षा की जो बात आती है, इसमें पहला है स्कूलों को बाधा रहित बना दिया गया है, स्कूल्स बैरियर फ्री हो गए। आप देखेंगे जितनी भी सरकारी भवन है, सरकारी इमारतें विद्यालयों की, उनके अंदर एक रैंप बना हुआ नजर आएगा, उनके जो दरवाजे हैं वो चौड़े हो गए हैं अगर कोई व्हील चेयर लेकर आता है। लैब्स और लाइब्रेरीज वैसे तो स्कूलों में कम होती है, अगर हैं तो उनको ग्राउंड फ्लोर पर बनाने का निर्देश दिया गया है। ऐसे बहुत सारी चीजें जो है वो क्रिएट की गई है। उसके बाद है मेथड और मीडियम जो हैं, जो माध्यम है पढ़ाने का और विधियां हैं, उनके लिए भी ऐसा प्रावधान किया जा रहा है कि अध्यापकों को इसमें प्रशिक्षित किया जाए। तकनीकी सहायता देने के लिए और स्पेशलाइज्ड सिस्टम ऑफ टीचिंग लर्निंग विकसित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टीचिंग लर्निंग के जो टूल्स हैं, उपकरण हैं, उनको विकसित करने का प्रावधान किया जा रहा है और इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पेरेंट्स टीचर की जो काउंसलिंग है वो की जा रही है। और ऐसे बहुत सारे अन्य प्रावधान हैं जैसे होम बेस्ड एजुकेशन, अगर कोई बच्चा सीवियरली अफेक्टेड है डिसेबिलिटी से तो उनको गृह आधारित शिक्षा देने का प्रावधान भी है। पाठ्यक्रम को बदलाव किया जा रहा है, उसका मूल्यांकन किया जा रहा है कि विशेष बच्चों के लिए इसको कैसे तैयार किया जाए। उसके बाद आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के अंदर क्या किया गया है? एम्प्लॉयमेंट में है प्राइवेट सेक्टर से, जैसे हमने पढ़ा कि कहा जा रहा है कि आप अपने यहाँ इनको नौकरी देने का प्रावधान करें। दूसरा है गृह आधारित जो आय है उसको कैसे जनरेट किया जाए, ऐसे कार्यक्रमों को लागू करने की अगर पूरी पॉलिसी को हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे प्रावधान होंगे। इसमें लोन मिलता है, ऐसे करने पे लोन मिलता है, ऐसे करने पे लोन मिलता है, वो वाली चीजें इसमें लागू की गई है। उसके बाद है डिजाइन ऑफ मशीनरी, वर्क स्टेशन एंड वर्क इन्वायरमेंट, मॉडिफिकेशन किया जा रहा है। कार्य करने के घंटे, कार्य करने का स्थान, कार्य करने के तरीके कैसे होंगे, क्योंकि ये लोग उतना काम नहीं कर सकते, उस परिस्थिति में काम नहीं कर सकते जितना एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है। उसके बाद है इनको एजेंसीज तैयार की जा रही है कि जो इनको एम्प्लॉयमेंट में सहायता कर पाए। और नेक्स्ट है कवरेज ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, गरीबी निवारण जो कार्यक्रम है उसमें विशेष आवश्यकता वाले बालकों को लाने की बात कही गई है। उसके बाद आता है बैरियर फ्री इन्वायरमेंट। इसके अंतर्गत क्या किया गया है? पब्लिक बिल्डिंग में असेस बढ़ाने, पहुंच बढ़ाने का काम, जैसे मैंने रैंप का कहा, स्लिपरी एरियाज कहा, टॉयलेट है, बाथरूम है, उनके अंदर ऐसा व्यक्ति कैसे उसको यूज कर सकता है, वो वाली चीजें वो की जा रही। बस स्टॉप, प्लेटफॉर्म, जो एयरपोर्ट के टर्मिनल्स हैं, वहां पर ये सारी चीजें प्रावधान किया गया है और है भी। साइन लैंग्वेज को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। इन सर्विस ट्रेनिंग देने की बात कही गई है। डिसेबल फ्रेंडली फीचर्स इन स्टेट ट्रांसपोर्ट, राज्य का जो यातायात का व्यवस्था है उसके अंदर अक्षम बालकों के सहायक उनको कैसे बनाया जा सकता है, उस पे प्रावधान किया गया है। आईटी को डिसेबल फ्रेंडली बनाने की बात कही गई है। ये कुछ चीजें जो हैं, बैंकिंग सिस्टम को एनकरेज करने की बात कही गई है कि डिसेबल जो है उनको कैसे इसमें सेस में लाना है, ये चीज इसके अंदर कही गई। उसके बाद है सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन देना, भत्ते देना, ये वाली चीजें।
पहला है टैक्स रिलीफ, कर में छूट देने की बात है। दूसरा है पेंशन देना या बेरोजगारी भत्ता देना, इसके अंतर्गत आता है इस पॉलिसी में जो दिया गया है। तीसरा है इंश्योरेंस जो है वो दी जा रही है, इंश्योरेंस पॉलिसी जो हमारी होती है वो इनको दी जाती है। ये कुछ प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। उसके बाद रिसर्च, सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स को लिया जाए कि एक जो डिसेबल्ड बच्चा है वो कैसा महसूस करता है समाज में और संस्कृति के बाकी पहलुओं में। इस तरह की जो रिसर्च है उसको बढ़ावा देने के लिए स्पॉन्सर्ड रिसर्च फंडिंग देती है सरकार, उस पर आप अनुसंधान करें, ऐसा प्रावधान इसके अंदर किया गया है। कॉजेज क्या हैं डिसेबिलिटीज के, उनके इफेक्ट क्या पड़ते हैं, प्रभाव क्या हैं, टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रही है जो अब चल रही है, नई टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर अनुसंधान को सरकार बढ़ावा देने की बात इसके तहत कर रही है। उसके बाद है स्पोर्ट्स, रिक्रिएशन एंड कल्चरल एक्टिविटीज, खेल, मनोरंजन और जो सांस्कृतिक गतिविधियां हैं उसके लिए। पहला है प्लेसेस जो हैं उनको तैयार किया जा रहा है, ऑडिटोरियम में बच्चा जा पाए, खेल के मैदान में बच्चा जा पाए, पार्क है वहां पर बच्चा जा पाए, इस तरह के प्रावधान जो है वो करने की बात कही गई कि एक डिसेबल्ड बच्चा है या व्यक्ति है वो पहुंच सके। ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो देने की बात कही गई है कि होटल हैं, ट्रैवल एजेंसीज हैं, ट्रैवल के जो साधन हैं उन सबको इनके लिए फेवरेबल बनाया जाए। टैलेंट्स जो इनके हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए समय समय पर आप देखें एसएसए के अंदर ऐसे बच्चों के लिए अलग से ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन होते थे स्पोर्ट्स एक्टिविटी और कल्चरल एक्टिविटीज के। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन इन बच्चों के लिए स्पेशली फॉर्मेशन करने की बात इसमें कही गई है और राष्ट्रीय स्तर पर एक्सीलेंस अवार्ड देने की बात इसके अंदर कही गई है। उसके बाद है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन, किस किस को जिम्मेदारी दी गई है इसको इम्प्लीमेंट करने की। पहला है नोडल मिनिस्ट्री, जिस मंत्रालय ने इसको सोशल जो समाज कल्याण या अधिकारिता मंत्रालय है उनको जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद है इंटर मिनिस्ट्रियल बॉडीज, बाकी जो मंत्रालय हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसे बॉडी बनाने की बात कही गई कि वो इनको ध्यान में रखे। तीसरा किया गया है कि ऐसा मैकेनिज्म, ऐसा प्रक्रिया, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जो इस पॉलिसी को तरीके से लागू कर पाए। उसके बाद है लोकल लेवल इंप्लीमेंटेशन को, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है या नगर पालिका है उनको ट्रेन किया जा रहा है, उनको अधिकार दिए जा रहे हैं कि इस नीति को कैसे आप लागू कर सकते हैं। ये था हमारा टॉपिक पॉलिसी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी 2006।